बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज रीड करनी है अपने अपने नावल की 5th एपिसोड। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। बाकी पिछली 1-2 एपिसोड मैंने पहले बिफ़ोर टाइम रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, लेकिन अब हम साथ साथ ही पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह जैसे ही मेहमानों का कम होता है ना, रश वगैरह, और मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ तो फिर हम अपना कमेंट सेशन दोबारा से ऐड करेंगे, ठीक है? आज स्टार्ट करते हैं अपनी 5th एपिसोड। इनके पेपर शुरू हो चुके थे और जान को किए हुए आज 3 दिन हो चुके थे। इसका कोई राब्ता नहीं था जाना से। जाना इसके बगैर काफ़ी बेचैन थी, लेकिन आयशा बहुत पुरसुकून थी। इस दरिंदे नुमा इंसान से इसकी मुलाकात नहीं हुई थी। जाना ये भी तो हो सकता है वो तुम्हें छोड़कर चला गया और इसके बारे में इसके बार बार जान के बारे में बात करने पर वो चिढ़कर बोली। तो अर्शी ने भी इसे नागवार नज़रों से देखा। तुम मुझे ऐसे क्यों घूरी हुई? एक अनजान आदमी पर यकीन करके इससे मोहब्बत कर बैठी है। मैं इसे समझाना चाहती हूँ। आयशा ने इसे अपने आप को घूरते देखकर समझाना चाहा। अरिशवा वो बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। ये तो पागल है, इसे तो कुछ भी नहीं पता। अब अरिशवा के जान की तरफ से सफाई देने लगी तो अरिशवा बेख्तियार मुस्कुरा दी और इशारों से बताने लगी इसे पता है इसकी सहेली ऐसे शख्स पर कभी यकीन नहीं करेगी जो बुरा हो। ये बातें लगकर किसी इशारे करते देख आयशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक दिन आएगा तुम्हें भी मेरी जान पर यकीन हो जाएगा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। इसके अंदाज में गुरूर था, शायद चाहत को पा लेने का गुरूर। आयशा को इसके अंदाज देखकर कुछ अजीब लगा। वो कैसे एक दरिंदे की मोहब्बत को खुद पर इस हद तक सवार कर सकती थी? इसका दिल चाहता था वैसे सब कुछ बता दे, इस रात की धमकियों से लेकर सोहम के कत्ल तक सब कुछ, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं बता पा रही थी। अपनी एक माँ की ज़िंदगी का खौफ, दूसरा इसके अपने दिल में भी इस शख्स का खौफ पूरी तरह से बैठा हुआ था। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे जाना और तुम्हारे साथ वही हो जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वो उठते हुए बाहर जाने लगी। इसका ड्राइवर आ चुका था। अभी से घर जाना था कि वो अपनी माँ को तनहा नहीं छोड़ सकती थी, जबकि अरेशवा आर्यन के आने का इंतज़ार करती। इसका दूसरा पेपर था और आर्यन इसे लेने आता था। आयशा भी वहीं निकली थी कि सामने इंस्पेक्टर आर्यन को अपनी तरफ आते देखकर परेशान होगी। तभी आयशा के पीछे से अरेशवा भी आ गई और आयशा को इशारा करने लगी कि वो इसे किसी से मिलवाना चाहती है। आयशा भी बेध्यानी में इसके सामने आ रुकी और अब अरेशवा इन दोनों को एक दूसरे से मुतारिफ़ करवा रही थी। आर्यन को जानकर अजीब लगा कि खान की बेटी का ताल्लुक इसकी बीवी से। बीस्ट केस में वो अपनी फैमिली को कहीं से भी शामिल करने का कोई इरादा नहीं रखता था। आयशा से मिलने के बाद वो अरेशवा को लेकर घर जाने लगा। अरेशवा ने भी नोट किया जहाँ जाना के साथ इसकी मुलाकात बहुत खुशगवार थी। वो गर्मजोशी इसने आयशा से मुलाकात पर महसूस नहीं की थी। एक तो आयशा ने दोनों सहेलियां दे वल्लों आयशा ने जेडे बहनोई लभे, दोनों ही आयशा ने कख नहीं वारे की किया जाए। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? वो इसका ध्यान बटाने के लिए आइसक्रीम पार्लर ले आए। मैसूर बॉन्डोर मैकी एलिएस्टा इस्तांबुल का एक बहुत मशहूर आइसक्रीम पार्लर था और इसे अक्सर यहीं पर लेकर आता था। यहाँ ज़्यादातर कपल्स ही आते थे। अरेशवा तो आर्यन की दीवानी थी, वो हर चीज़ पसंद थी, इसके लिए हर पसंद को अपनी पसंद मानती थी। इन दिनों में आर्यन इसका बहुत ख्याल रखने लगा था। शाम को ऐसे दूध में बादाम डाल के इसे लाजमी पिलाता। सुबह इसे एनर्जी ड्रिंक देता। वो हर मुमकिन तरीके से इसका ख्याल रख रहा था। इसे हर तरह की टेंशन से दूर रखता ताकि वो पुरसुकून होकर पेपर्स दे सके। आर्यन के साथ रहते हुए वो अपनी किस्मत पर नाजा होने लगी थी। बेशक रब नवाजता और औकात से बढ़कर नवाजता। अरेशवा ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसे आर्यन जैसा जीवन साथी मिलेगा। इसके लिए वो अपने रब की जितना शुक्र अदा करती कम था। तेरा बंदा एडा चंगा तेन बंदा मिल गया जरा तेरे ते लट्टू तो है, सो है तेरे ते पागल भी है। आर्यन के साथ इसके दिन रात किसी हसीन ख्वाब की तरह गुजरे थे। आर्यन एक बहुत अच्छा मोहब्बत करने वाला इंसान था। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये बात कोई आर्यन से पूछे। इसने अपने घर में बहुत मोहब्बतें पाई थी, लेकिन आर्यन की मोहब्बत के सामने से दुनिया की हर चीज़ कम लगने लगी। वो आर्यन से किसी और मोहब्बत का मुकाबला करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आहो तेरी एक बंदा एड्डी कदर कर रही है, एड्डी तेरी चाह कर रहे थे, तेरा भी बनता ना कि तू उन्होंने पे बैक देवे। जाना की बेचैनी हद से ज़्यादा थी। वो बार बार जान के मोबाइल पर फ़ोन करती, लेकिन इसका फ़ोन नहीं लगता। टायर का नंबर नहीं था इसके पास, लेकिन इसने 2-3 बार इसको अपने कॉलेज के बाहर देखा था और एक बार हॉस्टल के बाहर देखा। शायद जानने से इसका ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन वो इससे मिलता क्यों नहीं था? कल भी वो इसके हॉस्टल के बाहर खड़ा था। जब तक वो नीचे गई तब तक टायर जा चुका था। न जाने जान कहाँ गया था। यकीनन टायर के पास इसका नंबर था, वो इसे ले सकती थी, लेकिन अगर वो इससे मिलता तो ही कॉलेज के बाहर ही भी इसने 2-3 बार मिलने के लिए गई, तब तक वो जा चुका होता। इसे जान पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो जाने से पहले इसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं देके गया था। शायद वो इसकी मोहब्बत को आजमा रहा था, शायद जानना चाहता था वो जान से कितना प्यार करती है, और इस शायद में जाना की बेचैनी देखकर महसूस हो रहा होगा। एक बार इसने सोचा क्यों ना टायर से मिलने के लिए घर चली जाए, लेकिन वहाँ भी नहीं जा सकी। मुश्किल पेपर होने की वजह से इसे टाइम ही नहीं मिला। वो जान को बहुत मिस करने लगी थी। जाने से बहुत बुरी तरह आजमा रहा था। मैं तुमसे रूठ जाऊँगी जान, बात भी नहीं करूँगी। फ़ोन में इसकी फ़ोटो देखते हुए नम आँखों से तो मुस्कुराई, नम आँखों से बोली। आखिर वो चला गया तो
ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था इसके लिए जो जाना से भी ज़्यादा अहम था? कोई मोहब्बत करने वालों के साथ ऐसा करता है भला? वो अपनी सोचों में डूबी हुई थी जब एक पार्सल इसे दरवाजे पर रिसीव हुआ। इसने फ़ौरन पार्सल खोला, बिल्कुल वही पैकिंग थी जो जान इसके लिए करता था। इसने गिफ्ट नज़रअंदाज करते हुए फ़ौरन लेटर को ओपन किया। बेवकूफ़ लड़की, मुझे याद आ रही हो, तुम्हारी वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा। मुझे इतना मिस मत करो वरना मैं रूठ जाऊँगा। तुमसे कोई ऐसा करता है? मोहब्बत करने वालों के साथ वही गिले शिकवे जो वो अपने ख्यालों में इससे करी थी वो लफ्ज़ों में बता कर चुका था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत जल्दी आ जाऊँगा तुम्हारे पास। तुम अपने एग्ज़ाम्स पर गौर करो, न जाने कितनी बार इसका खत पढ़ चुकी थी। शुक्र है कि वो ठीक था और जल्दी वापस आने वाला था। वो भी इसे इतना ही मिस कर रहा था जितना कि जाना। अपने काम के दौरान भी इसे बस इसकी फ़िक्र हो रही थी। जान, जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं पेपर से फ़ारिग हो जाऊँगी। तुम मेरे पापा से बात करोगे, अब मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहती। जान, बहुत हो गया, अगर मोहब्बत की तो डरना कैसा। मैं तुम्हारा हर कदम पर तुम्हारा साथ दूँगी। यही तो जान चाहता सी। वो ख्यालों में इससे मुखातिब थी। आने वाला वक्त इन दोनों की ज़िंदगी में क्या लाने वाला था, ये इससे तो जाना अनजान थी। इनकी ज़िंदगियों में कितने मुश्किल मोड़ आने वाले थे, माजी में न जाने कितने राज दफन थे। इसके बारे में तो जाना कुछ भी नहीं जानती थी। जाना ने तो बस मोहब्बत की थी और अपनी मोहब्बत को एक जायज़ नाम दिया था। ये रास्ता आगे कितना मुश्किल था ये जाना के वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं था, बहुत जल्द हकीकत इसके सामने खुलने वाली थी। और जान तो इसके लिए इसकी ज़िंदगी की मोहब्बत और दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। इसकी हकीकत क्या थी, वो कौन था, कहाँ से आया था, जाना ना तो कभी जानने की कोशिश की थी और ना ही इसे जानना था। वो जानती भी तो बस इतना कि जान इसकी मोहब्बत है और वो जान के लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी कर सकती है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया कि तुम इसके घर जा रही हो और वो अकेली? तुम कैसे जाओगी वहाँ? ताहा इसके सामने बैठा था। इसकी बेवकूफ़ी पर इससे पहले तो यही लग रहा था कि कोई ना कोई चांद चढ़ाएगी। तुम्हें लगता है ना ये सब मेरा वहम है? तो तैयार हो जाओ, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं साबित करके रहूँगी कि जान ही बीस्ट है। वही वो दरिंदा जो लोगों का कत्ल करता है। इस वक्त जान तुर्की में नहीं है और ये एक बहुत अच्छा मौका है इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का। वो शख्स बाहर बिल्कुल भी नहीं अच्छा नहीं लगता। ऐसे दरिंदों को जेल के अंदर होना चाहिए। मैं इसे जेल के अंदर पहुँचा करूँगी। अपने मौत के खौफ से और बेकसूर लोगों के मरने नहीं दूँगी। मैं जाना के सामने सबूत पेश करूँगी। इसके खिलाफ मैं अपनी सहेली की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूँगी। लड़की, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, क्यों किसी की जासूसी करने लगी हो? अगर तुम्हें लगता है कि इन सब बेवकूफ़ियों में तुम्हारा साथ दूँगा तो ऐसे कोई उम्मीद मत रखना। वो इस पर गुस्सा करते हुए बोला तो आयशा ने अफसोस से नफ़ी में सर में जा रहा जो यहाँ कोई गलत के खिलाफ बोलने दे। देखो मिस्टर, मैं तुमसे मदद नहीं मांग रही, मैं अपना काम खुद करूँगी, बस तुम्हें बता दिया। वो उठते हुए कहने लगी। ताहा ने इसका रास्ता रोक लिया। अब क्या तकलीफ़ है, पैसे देकर जा रही हूँ, वो गुस्से से बोली। तो ताहा ने इसे दोबारा बैठने का इशारा किया। बोलो क्या कहना है? कि वो बैठते हुए एहसान करने वाले के अंदाज में बोली। देखो वो जगह ख़तरनाक है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। हम दोनों चलेंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। मेरा मतलब इसका घर कहाँ, क्या तुम जानती हो? वो पूछने लगा। हाँ, मैं जाना के साथ गई थी वहाँ, मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है। मैं तुम्हें इस सब में शामिल नहीं करना चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हें इस बारे में बताया और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, ये सब मेरा वहम है। ताहा मैं ये तुम्हारे साबित करूँगी कि जानी बीस्ट है। लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा है, तुम ये सोच रहे हो कि तुम फंस जाओगे, तो तुम अभी इस सब से निकल सकते हो। मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं करी। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। ताहा ने नफ़ी में सर हिलाया। ये बात नहीं है, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रही हो, बस ये नहीं चाहता कि तुम इस सब को अपने ऊपर सवार कर लो। लेकिन अगर तुम जासूस बनने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि इस बीस्ट में को तो मैं भी देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो तैयारी कर लो, जब जाना हुआ मुझे बता देना, मैं इनकार नहीं करूँगा। वो मुस्कुराकर बोला तो आयशा भी मुस्कुरा दी। कोई तो था इसके साथ जो दुनिया में इसी बुराई को ख़त्म करना चाहता था। अच्छा जी, जान के बारे में कुछ पता चला? आज इसका पेपर था, तो जब वो इससे पूछने लगी। कुछ दिन पहले इसका लेटर आया था, वो बिल्कुल ठीक है और जल्दी वापस आने वाला है, जाना ने मुस्कुराकर बताया। जल्दी मतलब कि मुझे बहुत जल्दी जान के घर जाना होगा ताकि मैं इसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढ सकूँ। इससे पहले कि जान वापस आए मुझे अपना काम करना होगा। वो कितने दिनों से इसके घर जाने की प्लानिंग कर रही थी। इस काम में ताहा इसके साथ है। आज इसमें ताहा को फ़ोन करके कहा था कि वो आज रात ही इसके घर जाकर सबूत ढूंढ लेंगे। ताहा काफ़ी घबराया हुआ था, लेकिन इसने हामी भर ली। वो काफ़ी डरपोक था, लेकिन इसका साथ दे रहा था। आयशा को इसी बात की खुशी थी। अपने ज़मीर से लड़ कर इसने फैसला किया कि अपनी जान के बारे में सोचने से बेहतर है कि बेगुनाह लोगों के बारे में सोचे। मौत तो वैसे भी आनी है, तो क्यों ना मरने से पहले कोई अच्छा काम कर जाए। ऐसे दरिंदे तो दुनिया के सामने बेनकाब कर जाए। कल तो संडे है ना, लानती है, पहले सोच तो लै दिमागो वेली औरतें कि जो तेरा प्यो मारे वो किहड़ा दुद्ध दा धुलिया सी। वैसे कह रही ना, बेगुनाह मासूम लोग तो किहड़ा दुद्ध दा धुलिया सी। उस तो बाद पहले उन्हें सोहम मारिया, वो किहड़ा दुद्ध दा धुलिया सी। जान बचाया तो दुनिया तो गंद का खात्मा कर रहा है, तो लोग किनू कर नहीं दे रहे। आर्यन ने कमरे में कदम रखते हुए रेशवा से कहा, जो कि बेड पर अपनी किताबें फैलाए अपनी पढ़ाई में ज़ोर शोर से मगन थी। इसे कमरे में आते देखकर इसकी बात का जवाब सिर्फ गर्दन हिला कर दी और फिर से अपनी किताबों मगन हो गई। लेकिन इसका यूँ नज़रअंदाज करना आर्यन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए इसकी गोद से किताबें हटाकर एक तरफ रखते हुए खुद इसकी गोद में आकर लेट गया। वो तेन कल संडे याद कराने का मकसद कुछ हो रही है, मतलब कि कल संडे और तुम्हारे पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए, तो बेहतर होगा इस वक्त इन किताबों को एक तरफ रखकर अपने शौहर का दिल बहलाओ। मैं की क्या सी
जब से तुम्हारे पेपर शुरू हुए मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा हूँ और तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा शौहर और मुझे पढ़े लिखे लोग बहुत पसंद है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम मुझे, यानी कि अपने बहुत ही प्यारे शौहर इंस्पेक्टर आर्यन खान को इग्नोर कर दो। इंस्पेक्टर आर्यन खान को अपनी बीवी की खूबसूरत बाहें, वो इसके दोनों बाजू को चूमता हुआ इसके हसीन चेहरे को हाथों में थामे अपनी टूटी हुई बातों की तार को फिर से वहीं से जोड़कर बोला। और ये झुकी निगाहें इसकी आंखों पर लब रखते हुए वो अब इसके रुखसारों की तरफ आ रही है। सुर्ख गाल इसके रुखसारों पर अपने होंठ का लमस छोड़कर वो अब इसके लबों पर झुका था और ये होंठ बेहद पसंद है। इसके होंठों को अपने लबों की दस्तरस में लेकर कुछ लम्हों के बाद आज़ादी बख्शकर मुस्कुराकर बोला। वो जो आज रात और कल का दिन बहुत सारा पढ़ने का इरादा रखती थी, आर्यन के ख्यालात जानकर अपने धड़कते दिल पर बड़ी मुश्किल से काबू किया। बड़ी मुश्किल से नज़र उठाकर इसकी जानिब देखा। इसकी आंखों में जज्बात की लो थी, बेतहाशा मोहब्बतों का इजहार था। रेशवा उठी, निगाहें दोबारा झुका ली। पलकों की चादर पर चलता ही दिन रात का खेल आर्यन ने बहुत पुरशौक नज़रों से देखा। रेशवा के लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट की ली। आर्यन ने खामोशी से इसकी खुशबू में बसे वजूद को अपनी बाहों में भरा। इसके कान में मीठी मोहब्बत नुमा सरगोशियाँ करते हुए अपनी वलवला अंगेज़ मोहब्बत का इजहार करने लगा। अब वो थी और आर्यन की मोहब्बत जो हर बार इसे एक नई मोहब्बत में मुब्तला कर देती थी। वो इसे छूता भी तो इस अंदाज में कि रेशवा को अपने होने पर नाज होता। बीवी की चाहत देना, मोहब्बत देना तो हर शौहर का फ़र्ज़ है। इसके तमाम हकूक़ पूरे करना हर शौहर की जिम्मेदारी। लेकिन इसके जज्बात का एहतराम अपने जज्बात से करना असल मर्द होने की निशानी है। आर्यन सिर्फ इसकी इज्जत नहीं करता बल्कि इसके जज्बात का एहतराम अपने जज्बात से बढ़कर करता था। इसलिए तो हर गुज़रते दिन के साथ इस शख्स की दीवानी होती चली जा रही थी। अच्छा जी, एड्डा बंदा तेरा रान मरीदा तो तेरा बंदा दीवाना होना। रात 1 बजे का वक्त था। वो इसके घर के बाहर खड़े थे। ताला लगा होने के साथ साथ अंदर अंधेरा था। इन दोनों को यकीन था कि अंदर कोई नहीं, और यही बात इन दोनों के हौसले को बढ़ा गई। वो आहिस्ता से कदम उठाते हुए खिड़की के पास आके रुके। बाजी ते बाजे जी, अंदर टायर है। हाँ, मुझे डर लग रहा है, ये ना हो कि वो आ जाए। वो खौफज़दा होते हुए बोली तो तहाने से घूर कर देखा। अंधेरे में भी इसकी घूरी का अंदाज़ा लगा चुकी थी। अगर मैं हिम्मत करके यहाँ आ सकता तो तुम भी आ सकते। तुम्हें यकीन है ना कि इसी का घर है? वो फिर से बोला। ये सवाल तो कोई 10 बार पूछ चुका था। हाँ यकीन है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे मैं मुँह उठाकर यहाँ आ जाऊँगी? खैर ये वक्त में इन सब बातों का नहीं है। चलो इसको खोलने की कोशिश करो। दरवाजे पर 2-3 लॉक लगे, हम वो नहीं खोल सकते। इस दिन दरवाजे पर खड़े होने की वजह से आयशा ने दरवाजे पर 2-3 लॉक लगे देखे थे, और इसकी जहानत कुछ ऐसी थी कि जो अलग टाइप चीज़ एक बार देख ले से आसानी से भूल नहीं पाती थी। अच्छा जी, कितना IQ रख दिया आयशा बीबी। और इस दिन दरवाजे पर लगे वो लॉक देखकर इसे कुछ अजीब लगा था। खिड़की काफ़ी आसानी से खुल गई थी। यार ये तो खुली हुई थी कि ये बीस्ट हमारा इंतज़ार तो नहीं कर रहा। देखो अभी मैं कमा रहा हूँ, मरना नहीं चाहता। वो इसे घूरते हुए बोला। बकवास बंद करो, अंदर चलो, हमें जल्दी वापस भी आना है। वो खिड़की के रास्ते इस अंधेरे घर में उतर चुके थे, लेकिन यहाँ अंधेरा होने की वजह से इन्हें ठीक से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ताहा ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाकर आगे पीछे देखने की कोशिश की। बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो शक कर पाते। सामने एक कमरा था। इस दिन इसी कमरे से खून निकल रहा था। आयशा ने इस कमरे की तरफ इशारा करते हुए इसे अंदर आने के लिए कहा। वो भी इसके पीछे पीछे चला आया। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो यहाँ एक अलग ही मंजर था। लगातार कैंडल्स की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। जाना की बेतहाशा तस्वीरें इसकी ज़िंदगी के एक मूवमेंट की इस खूबसूरती से तस्वीर में कैद किया गया था कि देखने वाला तारीफ़ किए बिना न रह सके। वो अभी तक कमरे की एक चीज़ पर नज़र डाल रहे थे। इसकी नज़र सामने पड़ी एक डायरी पर पड़ी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते कोई गुनगुनाते हुए बाहर का लॉक खोल रहा था। आयशा ने ताहा को इसी रास्ते से बाहर निकलने का इशारा किया। खुद इसके पीछे चलिए। इससे पहले कि दरवाज़ा खुलता वो दोनों खिड़की से बाहर निकल चुके थे। दरवाजे पर खड़ा वो आदमी दोनों को देख चुका था। आयशा को इसे पहचानने में 1 सेकंड लगा। ये वही था जो सोहम के कत्ल की रात से टकराया था। देखिए मैं किया सी ना, टायर है कार। आयशा इधर तक खौफज़दा हो चुकी थी कि भाग तक नहीं पा रही थी। ताहा ने इसका हाथ थामा और इसे अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। टायर भी भागते हुए इनके पीछे है, जबकि आयशा के हाथ में चांद की डायरी भी वो देख चुका था। चलो जी, होने की होएगा। वो दोनों तेज़ी से भाग रहे थे जबकि टायर इनके पीछे भागता हुआ आ रहा था। तुमने इसकी डायरी चुरा ली? ताहा ने इसे देखते हुए बोला। डायरी आयशा के हाथ में थी, लेकिन पीछे से टायर को आते देकर वो समझ के इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि वो तुम्हारा पीछे छोड़कर मेरे पीछे लग जाए, लेकिन तुम इन्हें सीधी घर जाना। वो इसे कहता गली के अगले मोड़ से दूसरी जानिब मुड़ा, जबकि वो इसकी जेब से इसका वॉलेट ज़मीन पर गिर गया। आयशा जल्दी से वॉलेट उठाते हुए दूसरी तरफ भाग गई थी। इसके कहने के मुताबिक वो रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकी, सीधी घर आकर ही दम लिया, और वो जल्दी जल्दी इस डायरी को देख रही थी। इसे यकीन था इसे ज़रूर इसमें से कोई ना कोई सबूत मिलेगा, वरना वो ख्वाजा सराय इतनी दूर तक इनके पीछे नहीं आता। वो डायरी खोलकर इसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो डायरी पढ़ रही थी वैसे वैसे दिल की हालत ख़राब हो रही थी। जिसके सामने था वो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। डायरी पढ़कर इसने जैसे बेड पर रखी, इसका ध्यान ताहा के वॉलेट पर गया। मुझे इस बारे में सब कुछ ताहा को बता देना चाहिए। इसने मेरी इतनी मदद की, वैसे भी इसके बारे में इसे पता चलना चाहिए। वो ताहा को फ़ोन करने के लिए, इसे मिलने के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन इसका फ़ोन लगा ही नहीं। इसने 2-3 बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन इसका फ़ोन ना लगने पर वो थोड़ी देर बाद कोशिश करने के बारे में सोचती हुई अपना फ़ोन और ताहा का वॉलेट साइड टेबल पर रखने लगी। लेकिन तभी ताहा के वॉलेट से एक कार्ड ज़मीन पर गिरा, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। तो क्या सारे इंकशाफात इस पर आज होने थे?
कार्ड पर लिखे अल्फाज पढ़कर इसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। वो बार बार ये नाम पढ़ रही थी। ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस सीक्रेट एजेंट ऑफिसर ताहा बुखारी। माँ सदके जाए, मतलब कि जे ताहा साहब है वो इंटेलिजेंस ऑफिसर निकले, ISI का बंदा निकलिया। वाह जी वाह, अच्छा जी। यानी कि पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या बीस्ट का ये केस इतना बड़ा था कि इसमें पाकिस्तान आर्मी सर्विस भी तामन कर रही थी? लेकिन अगर जान पकड़ के तो बोलो फिर मारेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जान को जिंदा रहना होगा। ऐसे जालमों के खिलाफ लड़ने के लिए डायरी किसी को नहीं दूंगी मैं, इसे जान को वापस कर दूंगी। अब वो इन्हीं सोचों में मसरूफ़ थी जब इसका फ़ोन बजा। ताहा तुम ठीक हो ना? इसने ताहा का फ़ोन उठाते ही पूछा। मैं ठीक हूँ, वो डायरी जल्दी से लेकर आओ, मुझे रेस्टोरेंट में मिलो। वो कहते हुए फ़ोन बंद करने लगा जब इसे आयशा की आवाज़ आई। ताहा वो डायरी मेरे पास नहीं, वो तो गायब होगी, कहीं वो ख्वाजा सरा तो इसे नहीं ले गया? मैं हर जगह ढूंढ चुकी हूँ लेकिन नहीं मिल रही। पता नहीं आयशा क्या क्या कह रही थी जब ताहा गुस्से से चिल्लाया। और जस्ट शट अप, जल्दी से वो डायरी लो और मुझे दो अभी। तुम मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। इसके अंदाज में इतना गुस्सा था कि आयशा घबरा कर रह गई, लेकिन मैंने तो जाना ही था। चलो शुक्र है आयशा ने जान दी सच्चाई पता लग गई। जान दा कोई हामी तो होया। आयशा तुम यहाँ? तुमने तो कहा था कि तुम पेपर्स ख़त्म होने तक हॉस्टल चक्कर नहीं लगा पाओगी। जाना इसे देखकर खुशी हुई, लेकिन वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। जाना मेरी बात सुनो, ये डायरी मेरी अमानत है तुम्हारे पास, इसे खोलना मत। मैं कुछ दिनों में तुमसे ये वापस लेने आऊँगी, लेकिन तब तक इसका ख्याल रखना, किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताना। चलो जी। जान दी डायरी संभाल के कौन रख रही दी? जान दी बूढ़ी जिन्हें कुछ पता भी नहीं है। माँ सदके ही चली जावे। वैसे तुम मेरी बात को समझ रही हो ना? वो डायरी एक लफाफे में बंद करके इसे दे रही थी। ये कैसी डायरी है? मैंने तो तुम्हें कभी ये लिखते हुए नहीं देखा। वो इसे उल्टा पलटा कर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आयशा जानती थी इसने इसे खोलने की इजाज़त नहीं दी तो वो कभी नहीं खोलेगी। बस तुम इसका ख्याल रखना, चाहे जो भी हो जाए, कभी कभी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। वो इसे समझा रही थी और जाना समझ गई। आयशा जल्दी वापस चली गई थी, इसे किसी दोस्त से मिलने जाना था, इसलिए जाना ने भी इसे रुकने के लिए नहीं कहा। लेकिन इसका आधी रात के मिलने आना जाना को बहुत कंफ्यूज कर गया। वो इतनी दूर से सिर्फ इससे डायरी देने आई थी, ऐसा क्या था इस डायरी में? जाना के दिमाग में सवाल तो बहुत थे, लेकिन उसे खोलकर अपनी दोस्त की अमानत में ख़यानत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। माँ सदके जाए, एड्डी अमानतदारियाँ। ताहा होटल के बाहर बेचैनी से चलते हुए इसका इंतजार करता और क्यों कर रहा था ये भी आयशा बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। वो अनजान बनने की कोशिश करते हुए इसके सामने आ गई, जबकि वो इसे देखते फ़ौरन इसके पास आया। आयशा वो डायरी का है, प्लीज़ वो मेरे हवाले कर दो। ताहा इसके सामने हाथ फैलाए खड़ा था। कौन सी डायरी? मैं किसी डायरी के बारे में नहीं जानती। आयशा अनजान बनी। मैं इसी डायरी की बात कर रहा हूँ जो हमने जान के घर से चुराई थी। वो गुस्से से बोला। वो डायरी तो गुम होगी, मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया था ना वो गुम होगी मुझसे। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली, शायद ख्वाजा सरा इसे उठाने में कामयाब हो गया। आयशा ने इसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ताहा को इसकी बात पर 1% यकीन नहीं था। झूठ कह रही हो तुम, बेहतर होकर कि वो डायरी मेरे हवाले कर दो, वरना। वो दांत पीस कर बात अधूरी छोड़ गया। वरना क्या? ताहा क्या करोगे तुम इस डायरी का, जबकि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ वो डायरी मेरे पास नहीं है। तुम ठीक कहते थे, मैं बेकार में जान पर शक कर रही हूँ। जान वो इंसान ही वो कोई और था, मुझे गलत फहमी हुई है, शायद वो सब मेरा वहम था। जान तो बहुत अच्छा इंसान और जाने से बेपनाह मोहब्बत करता है। शुक्र है वक्त रहते मेरी गलत फहमी दूर हो गई। इसने मुस्कुराते हुए कहा। इसके चेहरे और लबो लहजे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था वो जान के मतलब तमाम वहम गुमान अपने दिल से निकाल चुकी है। नहीं आयशा तुम ठीक कह रही थी, जान ही बीस्ट मासूम लोगों को कत्ल करता है। इस डायरी में कुछ नहीं था। जाना के लिए शायरी लिखी हुई थी और अब मेरे पास नहीं है, वरना मैं तुम्हें दे देती। लेकिन तुम इसका क्या करोगे? इससे पूछने की ना जाने कि उसे इस केस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन ये बात तो अब तय थी कि आयशा डायरी सिवाय जान के वो किसी को नहीं देगी। वो अब इसके हर सही और गलत काम में इसका साथ देगी। चलो जी जान साहब तड़ी साली तो तड़ी स्पोर्टर हो गई जे। आयशा मेरे साथ गेम खेलना बंद कर दो। अचानक कोई इतना अच्छा कैसे होगा? तुम्हें इतना अच्छा कैसे लगने लगा, जबकि तुम ही तो कह रही थी कि वो बीस्ट है। वो आयशा को जांचती नज़रों से देखते हुए बोला। वही तो कह रही हूँ कि मेरी गलत फहमी थी और कुछ भी नहीं। अब मैं हॉस्टल गई तो जाना ने मुझे फ़ोन किया, मैं भी जाना से मिलकर आ रही हूँ। जाना ने मुझे बताया कि जाने से शादी के लिए प्रपोज़ किया। वो बीच की शादी थोड़ी ना करेगा। इसकी डायरी वो भी मैं कुछ बीच ही कर पाई, कुछ पेज ही पढ़ पाई। मैं इसे बेड पर रख कर खाना खाने गई, जब वापस आई तो डायरी गायब। लेकिन इस डायरी में सिर्फ और सिर्फ जाने के लिए शायरी लिखी हुई थी और कुछ भी नहीं। और वो ख्वाजा सरा वो गुस्से में था। वो ख्वाजा सरा, तुम्हें क्या लगता है 20 ख्वाजा सरा से दोस्ती करेगा? 20 ख्वाजा सरा से दोस्ती करेगा? मेरा नहीं ख्याल वो ख्वाजा सरा का भी कोई ताल्लुक है इससे। मैंने इसे कई बार देखा है, कितनी बार तो मेरे घर भी है। वो पाकिस्तान से है तो कुछ ना कुछ मांगने आता रहता है। मेरी मामा को अच्छी तरह से जानता। प्रोफेसर रफ़ीक गलत फहमी थी, हो सकता है वही इसी घर में रहता हो जान के साथ, जान का दोस्त हो। मुझे एहसास हुआ कि जान तो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो एक आम सा इंसान है। बीस्ट इसका कोई ताल्लुक नहीं। तुम ठीक कहते थे, वो सिर्फ मेरा वहम था। वो किसी तरह इसके हाथ आने को तैयार ना थी। ये तुम्हारा वॉलेट वहाँ गिर गया था, मैंने उठा लिया। वो हाँ इसका वॉलेट सामने करते हुए बोली तो ताहा के चेहरे पर एक लहर सी आई। ऐसे मत खुरो, मैंने इसे खोल कर नहीं देखा, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि इसमें रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने जितनी अमाउंट हरगिज़ नहीं होगी। आयशा का अंदाज़ा ऐसा था कि ताहा भी इससे अपनी पहचान छुपाने की कोशिश में लग गया।
चलो शुक्र है तुम्हारा वहम दूर हो गया। मेरे वॉलेट में तो इतनी अमाउंट नहीं है कि तुम्हें कॉफ़ी पिला पाऊँ, लेकिन तुम्हारा बैग काफ़ी हाई है। हाँ ये तो, चलो आओ, हमेशा की तरह मैं ही तुम्हें कॉफ़ी पिलाती हूँ। आयशा अपनी घबराहट को नज़रअंदाज किया, बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोली। ताहा जिसका हर अंदाज नोट कर रहा था वो भी रिलैक्स लगने लगा, मतलब कि आयशा पर यकीन आ चुका था या कुछ और। लेकिन ताहा वो तुम्हारे सामने झूठ बोल रही थी, तुमने इसे कुछ कहा क्यों नहीं? वो हमारे साथ से इस तरह से निकल गई तो हम बीस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता लगवा पाएंगे। आर्यन बहुत परेशान था। चलो जी, आर्यन ते ताहा बुखारी दोस्त निकले। चल जान, तेरे नाल फिर आशा नहीं साथ निभाया। यार तुम ही को मैं क्या करता, वहाँ मेरे सामने साफ झूठ बोल रही थी। अगर मैं इसके सामने ज़्यादा इंक्वायरी करने की कोशिश करता तो इसे मुझ पर शक हो सकता था, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे बारे में जान चुकी है। मेरा वॉलेट वहाँ रास्ते में गिर गया था, आयशा अपने साथ ले गई और फिर वापस पे इसने मुझे वापस किया। मुझे लगता तो नहीं कि इसको कुछ भी पता चला, लेकिन फिर भी गैर एहतियाती पर मैं बहुत परेशान हूँ। वो आर्यन के सामने बैठा अपनी गलती का इतराफ़ कर रहा था। ताहा ये लड़की बहुत तेज़ है, मैं तो इसी दिन समझ गया था जिस दिन अपनी माँ से कोई भी सवाल मुझे पूछने नहीं दे रही थी। और सबसे ख़ास बात, सोहम इसका मंगेता था और वो खान इसका बाप। और ये भी हो सकता है ये लड़की कहीं ना कहीं इस केस से जुड़ी हो। हम इस लड़की को खुद पर शक करने का मौका हरगिज़ नहीं दे सकते। इसलिए तो मैंने मज़ीद इस बारे में आयशा से कुछ नहीं पूछा। अगर मैं बार बार इसे बीस्ट के बारे में पूछा तो यकीनन इसे मुझ पर शक हो जाता। ताहा ने कहा, तुम्हें यकीन तो है ना कि इसे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला? आर्यन अब भी शक की जद में था। होप सो इसे कुछ भी पता नहीं चला। वैसे अगर इसे पता चलता तो तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से मुझसे बात करती या फिर मुझसे मिलने के लिए आती? लेकिन फिर वो डायरी कहाँ गई? तुम्हें लगता है कि वो डायरी आयशा के पास नहीं है? और सबसे अहम बात कि आयशा को अब भी यकीन हो गया कि लड़का जान बीस्ट नहीं है। ये लड़की अचानक अपनी बात से पलट कैसे गई? कल तक तो कह रही थी वो बीस्ट को जानती और इसने इसे देखा, रात को इसे डराने आया था, तो फिर वो अचानक मुकर क्यों गई? यार यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। आखिर ऐसा क्या हो गया 2 घंटों में आयशा को जान सही लगने लगा? ये भी तो हो सकता है कि जान ने आयशा को डराया धमकाया। ये तो हो सकता है ना कि इन 2 घंटों में इसकी मुलाकात जान से हुई हो। आर्या ने अपना शक बयान किया। हाँ मुमकिन तो है, लेकिन वो कहीं से भी डरी सहमी नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो यकीन से कह रही थी इसको जो भी लगता था वो सब वहम है, और वो जान को गलत समझ रही थी। और इस डायरी के बारे में वो कह रही थी कि इसमें इसकी गर्लफ्रेंड के लिए सिर्फ शायरी लिखी और कुछ भी नहीं। ताहा ने तफसील बताई। वो पाई गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी अवधी। यार मुझे तो लगता है कि हम इस लड़की पर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रही थी। और मैं तो ये भी नहीं पता कि इस दिन इसने सोम का कत्ल होते मैं अपनी आंखों से देखा भी था कि नहीं, और अगर देखा भी था तो इसने इसका चेहरा नहीं देखा। इस लड़के जान पर तो सिर्फ ऐसे शक था। ये भी हो सकता है कि वो जान के सब में फंसा जाती हूँ, क्योंकि मैंने इस लड़के के बारे में पता किया वो बहुत साफ रिकॉर्ड है इसका। हो सकता है वो इसे पसंद ना करती हो। आजकल के लड़कियाँ ज़रा सी बात को आगे ले जाते हैं। आर्या ने कहा, सच कहूँ तो मुझे भी ऐसे लग रहा है। जान के घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे लेकर उस पर शक कर पाता। बस एक कमरे में एक लड़की की बहुत सारी तस्वीरें थी। अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो इसे बहुत चाहता है। और वहीं पर वो डायरी मिली जिसमें आयशा के कहने के मुताबिक कोई शायरी लिखी हुई थी। मुझे लगता है इस जान को बीच समझकर हम बस अपना वक्त बर्बाद करें। आयशा की बनाई हुई कहानी भी हो सकती है। हो सकता है वो अहमियत हासिल करने के लिए सब कर रही हो, क्योंकि पहले इसके मंगेतर का कत्ल बीच के हाथों हुआ, इसके बाप का हो सकता है इसने अपने पास से कहानी बना ली हो। आजकल ये लोग हिट होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए आर्यन बात करते करते अचानक ताहा मुस्कुरा दिए, बेख्तियार इसकी तरफ देखने लगा। ओह हेलो, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों करेगी? इतने भी करीब नहीं है हम। वो बुरी तरह से हैरान हुआ। हा, मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तो खुश हूँ तेरी लाइफ में भी कोई लड़की है। अब टाइम ज़ाया मत कर मेरी तरह, तू भी शट अप। आर्यन मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों करने लगी? वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो तो उस दिन इत्तेफाक से हमारी मुलाकात होगी, वरना इससे पहले हम कितनी बार मिले थे, हमारे बुरी तरह से झड़प हुई थी। फिर ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने अपने आप को बहादुर शो करने के लिए कहानी बना रही हो। आर्या ने फिर से कहा, हाँ सर, ऐसे मामलों में लड़कियों को अपनी बहादुरी दिखाने का बहुत शौक होता है। इमरान जो कब से खिड़की के पास खड़ा चाय पीने में मसरूफ़ था, इसकी बात में हिस्सा लेते हुए बोला, मतलब तुम दोनों ये बात साबित करके ही रहोगे कि पिछले 2 हफ्तों से हम अपना वक्त पर बात कर रहे हैं? ताहा ने उठते हुए कहा तो इन दोनों ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। वैसे तुम ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हारा वक्त बर्बाद हो। लड़की बहुत खूबसूरत थी और खूबसूरत साथी के साथ वक्त की बर्बादी नहीं होती। आर्यन ने फिर लुकमा देते हुए उसे घूर कर रह गया। आर्यन मैंने कहा नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है। इस बार वो घूर कर बोला। तो मैंने कब कहा कि ऐसा कुछ है? मैं तो बस बाय द वे बात कर रहा हूँ। आर्या ने दोनों हाथ खड़े करते हुए अपनी जान छुड़वाई। भाड़ में जाओ तुम दोनों, बेकार में अपना वक्त पर बात कर रहा हूँ तुम दोनों के साथ ही। वो घूरते हुए जाने लगा, हाँ भाई अब हमारे साथ वक्त क्यों अच्छा गुजरने लगा? अब तो इतनी हसीन कंपनी मिल गई है। आर्यन सही टांग खींच रहे ताहा दी। हसीन भी और जहीन भी, तभी तो इतने काबिल ऑफिसर को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हुई है। इमरान ने भी आर्यन का साथ देते हुए जुमला मिलाया। खामोश हो जाओ वरना वो 20 मेरे हाथ लगे ना लगे, मैं खुद 20 बन के तुम दोनों को गंजा ज़रूर कर दूंगा। वो उकता कर बोला तो इमरान और आर्यन कहका लगाया, जबकि वो इन दोनों को घूरते हुए वहाँ से निकल गया। अब इन दोनों के पास मज़ीद बैठना इसके लिए बहुत मुश्किल था। बैठ ही रहा ते तवा लवाई जा। और नाइट गाउन में गहरी नींद सो रहे थे जब इन्हें महसूस हुआ इनके आसपास कोई है। आजकल तो बीस्ट
एहसास तक था कि इस हद तक सवार था कि सोते हुए भी इनकी छठी हर वक्त बेदार रहती। आंखें खोली तो वो बिल्कुल इनके पास कुर्सी रखे बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो गुस्से से देखते हुए बोले थे। भला मैं यहाँ क्यों हो सकता हूँ? आपसे बेहतर कौन जानता है? मैंने देखते हुए बोला। मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ जान के माही अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है वो। आखिर तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? क्यों नहीं यकीन कर लेते कि वो अब इस दुनिया में नहीं है? वो इंतहाई गुस्से से समझाने लगे। मतलब कि आपके लिए वो मर चुकी है? वो जैसे सवाल करने लगा। हाँ वो मर चुकी है, कितनी बार समझाऊँ तुम्हें? वो इसकी सुर्ख आंखों से निकलते अंगारे इन्हें डरा गए थे। ठीक है तो अपनी बात पर कायम रहेगा। आपके लिए माही मर चुकी है, अब वो सिर्फ मेरी है, मेरी। इसके अंदाज में एक अजीब सी बात थी कि इन्हें खौफ आया कहीं से पता तो नहीं चल गया माही तुर्की में है। तुम यहाँ सिर्फ माही के बारे में पूछने आए थे? वो कुछ हैरान हुए। इसकी नज़रें इन्हें बहुत कुछ समझा रही थी। मैं यहाँ क्यों आई ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन बेफिक्र है मेरी लिस्ट में आपका नंबर बहुत आखिर में है। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ, लेकिन इसकी बात अकबर साहब के दिमाग के लिए समझना एक मुश्किल काम था। वो जिस खामोशी से आया था इसी खामोशी से वापस जा चुका था। हेलो ए अकबर साहब भी कोई पुट्ठा काम करदा? ऐसी रहती लुका रहे। लेकिन थोड़ी देर में नौकरों की आवाज़ें गूंजने लगी और इसके साथ ही इनकी जान से प्यारी बीबी की चीखों पुकार भी। वे तकरीबन भागते हुए नीचे गए। आवाज़ इनके साले के कमरे से आ रही थी। वो इस तरफ बढ़ रहे थे। फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ था और सामने इनके साले की लाश पड़ी थी। इतनी जानदार पुररोब शख्सियत होने के बावजूद भी इस लाश को देखकर इनका दिल कांप उठा। वो एक ही पल में समझते थे कि ये काम जान ने किया, लेकिन मजबूरन वो ना तो जान का नाम ले सकते थे और ना ही बीच से अपने किसी ताल्लुक का जिक्र कर सकते थे। इन्होंने अपनी इमेज कुछ इस तरह से बना रखी थी कि ना तो इनका सबसे कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही कत्ल हुए लोगों में से किसी के साथ अपनी सोचों को छुटला कर वो आगे बढ़े। अपनी बीवी को अपने कंधे से लगाया जो कि भाई की मौत पर तड़प रही थी। आपका नंबर मेरी लिस्ट में बहुत आखिर में। इसके अल्फाज का मतलब वो अब समझे थे। दिल ने बेख्तियार दुआ की कैसी अज़ियतनाक मौत इनके हिस्से में ना आए। अपने करतूत सेट कर लो तो नहीं आएगी, जो करतूत ना सेट किते थे फिर तो डेफिनेटली आएगी। आज इनका आखिरी पेपर था। इन तीनों ने पुरसकून होकर पेपर दिया। बाहर बैठी अपनी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। जाना बहुत खुश थी क्योंकि जान जल्दी वापस आने वाला था, जबकि दूसरी तरफ आयशा भी इसका इंतजार करती। इसे जान को डायरी वापस करनी थी। डायरी भी जाना के पास थी। इसने जाना से दोबारा इसका जिक्र नहीं किया। आ रहे जान और सोरे ने मिल के बस कहा कि जब इसे लगेगा वो अब वापस इसके पास आ जानी चाहिए, वो उससे ले लेगी। थोड़ी देर में आयशा की गाड़ी आ गई तो वो चलेगी, जबकि थोड़ी देर के बाद कॉलेज की लड़कियों ने जाना को इसके अपने साथ चलने के लिए कहा। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊँगी। अभी आर्यन भाई नहीं आए तो रेशवा कैसे अकेली कैसे रहेगी? वो रेशवा को देखते हुए बोली। इसे रेशवा के हस्बैंड भी आ जाएंगे, लेकिन तुम तो चलो बाद में अकेले कैसे जाओगी? लड़की ने कहा। मैं पहले भी तो आती रही हूँ, मैं आ जाऊँगी, तुम लोग जाओ। सेकंड टाइम पेपर होने की वजह से थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था और रेशवा नहीं चाहती थी जाना इसकी वजह से बाद में जाए। रेशवा से इशारे करने लगी कि इसे चले जाना चाहिए, इसके बाद मैं अकेले जाने से परेशानी होगी। और आर्यन तो थोड़ी देर में आ ही जाएगा, तो जान जाना तो आर्यन ड्रॉप कर जाए साली नू। केड़ी गल आ, कोई बहुता पेट्रोल लग जाएगा। पिछली गली के विच होस्टल होना, वो भी लेट नहीं होता था। यकीन आज कोई ज़रूरी काम निकल आया होगा। इसके बार बार इशारे करने पर जाना को मजबूर उठना ही पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जा चुके थे। वो अकेली वहीं बैठी आर्यन का इंतजार कर रही थी। वो कितनी देर बैठी आर्यन का इंतजार करती रही, फिर अंधेरे के खौफ से उठकर घर जाना बेहतर समझा। इसके लिए अकेले घर जाना मुश्किल हरगिज़ नहीं था। वो तो अपने हॉस्टल से अकेली बस का सफ़र करती अपने दूसरे शहर चली जाती थी। वो हिम्मत करके उठी और अपने घर की जाने चल दी, लेकिन जाने से पहले आर्यन को मैसेज करना नहीं भूली कि वो घर जा रही है। जब वो फ़ोन नहीं उठा रहा था तो मतलब समझ आती थी कोई बिजी होगा, इसलिए उसे मैसेज कर दिया करती थी। बस सही सलामत पहुँच चाहिए सही तू कार। और आर्यन ने वक्ता पाया हुआ है। वो जल्दी करने के बावजूद भी जल्दी नहीं कर पाया था। पाकिस्तान में होने वाले 4 कत्ल इन्हें परेशान करके, मतलब कि इन दिनों 20 पाकिस्तान में था और इन्हें पता न चला 20 वहाँ अपना काम अंजाम देता रहा। वो तो लिस्ट में मौजूद बाकी लोगों को यहीं तुर्की में तलाश कर रहे थे। इटली में खान के घर से कोई मोबाइल नहीं मिला था। 20 हर कदम पर इनसे आगे तब इसकी सोच तक रसाई हासिल करने में नाकामयाब हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 20 की इन लोगों के साथ दुश्मनी क्या है। क्यों इतनी कोशिश के बावजूद भी वो इन लोगों के गुनाह को समझ नहीं पा रहे। ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था इन लोगों से कि वो इन्हें इस दुनिया से ख़त्म कर रहा था। काम ख़त्म नहीं हुआ था, इसके पास सांस लेने का भी वक्त नहीं था। और इस केस को जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे थे वही केस इतना ही उलझता जा रहा था, जिसकी वजह से आर्यन की टेंशन बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस सब के बीच में वह रेशवा को इग्नोर नहीं कर सकता था। अच्छा तो जेड़ा भुल गया उन्होंने रेशवा ले आना। वो थोड़ी देर की छुट्टी लेकर रेशवा को लेने कॉलेज जा चुका था, लेकिन यहाँ आकर कॉलेज में कोई भी नहीं था। इसने रेशवा को मना किया तो वो खुद ही से लेने आएगा। इसने अपनी जेब में मोबाइल टटोला तो वो भी ऑफिस के टेबल पर भूला है। रेशवा से इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। माँ सदके जाए, उल्टा चोर को उतवाल न डांटे। गलती है बड़ी, तो रेशवा को गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी। अभी इस वक्त के पेपर को ख़त्म हुए 1 घंटा ही हुआ था और ये जगह सुनसान हो चुकी थी। अब तो बाहर अंधेरा भी छाने लगा था। केस की टेंशन भूलकर इसे रेशवा की फिक्र होने लगी। वो आगे पीछे हर जगह रेशवा को ढूंढने लगा। इसे यकीन था वो अकेली कभी नहीं जाएगी। अच्छा जी, एडा भी यकीन नहीं होना चाहिए। वो तकरीबन 1 घंटे से हर जगह इसको तलाश कर रहा था, लेकिन न जाने वो कहाँ जा चुकी थी। घर का रास्ता बहुत सुनसान था और इस तरफ कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं चाहती थी, मतलब कि इसका घर जाना बहुत मुश्किल था।
हर जगह पागलों की तरह तलाश करने के बाद मजबूर होकर घर की तरफ जाने लगा। घर का दरवाज़ा खुला देखकर इसे सुकून मिला, लेकिन रेशवा की गैर जिम्मेदारी पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इस शहर में आर्यन के कम दुश्मन तो हरगिज़ नहीं थे, हर बड़े गैंग से इसने पंगा ले रखा था, और ऐसे में रेशवा को यूँ अकेले आने से अच्छा खासा गुस्सा दिला गया। इसने अंदर कदम रखा तो सामने किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी। वो सीधा इसके सर पर जा सवार हो। बेवकूफ़ लड़की, अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में? क्या कहा मैंने तुम्हें कि मैं लेने आऊँगा? 1 घंटा ही लेट था, ज़रूरी काम आगे जो छोड़ के आया था तुम्हारे लिए। मना किया था ना, फिर क्यों आई नहीं आई? मेरी कोई भी बात नहीं ना माने की कसम खाई भी है तुमने। मजाल है जो थोड़ी देर वहाँ रुक जाती। क्यों आई इस तरह से? तुम अगर रास्ते में कुछ होता तो अब क्यों मुँह बनाकर खड़ी होगी? देखो मेरी तरफ से। वो गुस्से से इसका चेहरा अपनी तरफ कर रहा था, लेकिन अपनी थोड़ी देर पहले वाली बेचैनी की वजह से ठीक से डांट तक नहीं पा रहा था। लेकिन ये क्या, इसकी डांट सुनकर इसकी आंखें नम हो चुकी थी। अरेशवा, इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन इससे पहले वो इसे पीछे करती वहाँ से भागती हुई अंदर अपने कमरे में चली गई। अपनी गलती पर भी मुझसे नाराज़ हो रही है? ठीक है, मैं भी नहीं मनाऊंगा। वो गुस्से से कहता दूसरे बेडरूम में जा चुका था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद इसे मनाने के लिए कमरे की तरफ जाने लगा तो बाहर मेज़ पर रखा रिसीवर बोल उठा। हेलो सर, अभी भी खबर मिली है कि बीस्ट केस की एक और लाश मिली। आप जल्दी आ जाएं। फ़ोन पर इमरान ने इन्फॉर्म किया था और रेशवा को मनाने का इरादा मुलतवी करते हुए घर से निकल गया। हाँ, लेकिन भाई का दरवाज़ा बंद करने का कहना नहीं भूला था। जाके बीस्ट दिए करामात चौक तो जाके वो तो सिर ते सहन करने वाला बनता थी, रहंदा नहीं तू। वो थकी थकी किसी कमरे में दाखिल हुई। पेपर ने इसे अच्छा खासा थका दिया, और फिर 2 हफ्तों की थकावट भी तो उतारनी थी। इन पेपर्स के चक्कर में बहुत दिनों से अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रही थी। अब तो बिस्तर पर पड़ते गहरी नींद सो गई। पेपर्स के बाद हर टेंशन से अलग होकर वैसे गहरी नींद सोती थी, न जाने सोचते सोचते कितना वक्त गुजर गया। लेकिन फिर इसे एक एहसास ने इसकी नींद में खलल पैदा किया। अच्छा, अगला सीन शुरू हो गया। ओदा रेश वाला सीन मुक गया। इसके चेहरे पर गर्म सांसों की तपश ने इसकी सांसें तेज़ कर दी। वही महसूरकुन खुशबू जिसे वो इतने दिनों से मिस कर रही थी। ये ख्वाब था, ये हकीकत, लेकिन ये एहसास बहुत राहत बख्श था। शायद जायज़ रिश्ते ने इसे इतना खूबसूरत बना दिया होगा। इसके लबों की नरमाहट को अपने चेहरे के एक नक्श पर महसूस कर रही थी, लेकिन आंखें खोलने का दिल नहीं कर रहा था। जैसे वो आंखें खोलेगी वो चला जाएगा, गायब हो जाएगा, वो ख्वाब बन जाएगा। अब अपने लबों पर इसका लमस महसूस कर रही थी। सांसें उलझने लगी, वक्त थम सा गया। वो इसके करीब था, बहुत करीब, लेकिन जाना अब भी ख्वाबों की दुनिया में कोई भी इसे महसूस कर रही थी। लेकिन इसे खुद से दूर जाते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो ख्वाबों की इस खूबसूरत दुनिया में अपने जान के साथ ज़िंदगी के हसीन लम्हात गुजारी थी। जानती थी ये ख्वाब है, अगर ये हकीकत होता तो तब तक जाना की सांस रुक चुकी होती। तो बेशक अपने आप को बहुत बोल्ड जाहिर करती थी, लेकिन अंदर से वही नन्हा सा दिल था जो इसकी ज़रा सी कुर्बत पर मचलने लगता था। वो इस एहसास को महसूस कर रही थी जब इसे महसूस हुआ कि इसके कंधे से इसकी शर्ट नीचे सिरक रही है। इसने बेख्तियार अपना हाथ अपने कंधे पर रखकर इसे रोकना चाहा। ख्वाब हकीकत बनकर आया था। वो फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी, जो अपनी तमाम हदें पार करने के लिए सरापा इश्क बन के इसके सामने बैठा था। मतलब वो ख्वाब नहीं हकीकत, और कब से इसके साथ। इससे आगे वो सोच भी ना सके। चार हूँ तो सोच गई ना, 2 घंटे शर्मोही आज बैठी रहे। क्या हुआ? वो अनजान बना इसे देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाना हैरत ज़रा सी पूछने लगी। तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, इसका जवाब बड़ी साख्ता था। लेकिन क्यों? जाना की ज़ुबान फिसली। क्योंकि तुम मेरी बीवी और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इतने दिनों से तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें छूने के लिए, तुम्हें पाने के लिए पागलों की तरह तरस रहा था। देखो, अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे पेपर के बाद फ़ौरन वापस आ गया। वैसे तुम भी मुझे बहुत मिस कर रही थी ना, है ना? वो इसके थोड़ी देर पहले वाले तासुरात के बारे में बोल रहा था, जिस पर जाना जीभ भर के शर्मिंदा हुई। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें महसूस कर रही थी? वो साफ मुँह करके मिस कर रही थी। अच्छा, तो तुम मुझे मिस नहीं कर रही थी? जाने से ताज़ा नज़रों से देखने लगा। बिल्कुल भी नहीं, जाने ने फ़ौरन जवाब दिया। अच्छा, तो अब जब मैं तुम्हें यहाँ महसूस कर रहा था, तब तुमने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? जान ने मुस्कुराती नज़रों से इसके सरापे को देखते हुए कहा। कब कहा? मैं तो सो रही थी। जाना ने इसकी नज़रों से घबरा कर बेजान सा बहाना बनाया। अभी यहाँ, जब मैंने तुम्हारी आंखों को चूमा, तुम्हारे रुखसारों को प्यार किया और तुम्हारे होंठों से जी भर कर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन ये प्यास बुझी नहीं। अभी तो इन 14 दिन का हिसाब चुकाना होगा तुम्हें। अभी तो मैं बहुत आगे का सोच रहा हूँ, बोल्ड अंदाज में कहता है। इसके मज़ीद करीब हुआ, जबकि इसकी बेबाकी पर जाना का मुँह खुल गया, लेकिन वो अब भी बाज ना है। तो क्या तुम सच में सो रही थी जब मैंने तुम्हारी पलकों को छुआ? मेरी लेस गिर गई। 1 मिनट यार, रुकना ज़रा। मैं ऊपर पड़ी हुई थी, वो मैं अपने रिकॉर्डिंग में मस्त हो गई, तो वो सारा मेरा पैकेट फिट गया। चलो कोई नहीं, बेड पे गिरा, मैं बाद में उठा के खा लूँगी। क्या तुम सच में सो रही थी जब मैंने तुम्हारी पलकों को छुआ, तुम्हारे होंठों को अपनी दस्तरस में लिया? अभी तो मैं आगे जाने का सोच रहा था, वो कहते हुए इसके कंधे पर हाथ रखकर इसकी शर्ट सरकाने वाला था कि जाना ने इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। तुम बहुत बेशर्म हो जान, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सो रही थी, और अब तुम बहुत कुछ कर चुके हो, जाओ यहाँ से। वो घबराए हुए लहजे में बोली। ना जाना, अब मैं यहाँ से जाने वाला तो हरगिज़ नहीं हूँ। और तुम सो रही थी तो क्या हुआ? मैं तुम्हें फिर से अपनी चाहत का एहसास दिलाने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। उसे एक ही लम्हे में खींचकर अपने ऊपर गिराते हुए खुद बेड पर लेट गया और एक करवट लेकर इसे अपने नीचे कर लिया। जाना का दिल बेतरतीब धड़कने लगा। जान प्लीज़, इसे अपने होठों पर झुकते देखकर वो चेहरा फेर कि तुम पहले बहुत कुछ कर चुके हो, यहाँ से जाओ, यहाँ से। वो चेहरा फेरते हुए बोली तो जान ने इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर सीधा किया। अभी से घबरा गई? जाना, अभी तो तुमने बहुत लंबा सफ़र तय करना है। मेरे जुनून, मेरी शिद्दतों के साथ एक ज़िंदगी गुजारनी है। अभी तो शुरुआत तक नहीं हुई हमारी मोहब्बतों की, और तुम अभी से राह फरार की तलाश में हो।
अभी तो हमने मिलकर इस सफ़र को शुरू करना है। वो कहते हुए रुका नहीं था, बल्कि अब इसके चेहरे के एक एक नक्श को चूम रहा था। इसकी दीवानगी जा बजा इसके चेहरे पर तहरीर रकम हो रही थी। वो काफ़ी देर मज़ाहमत करते इसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन इनके दोनों हाथ जान के हाथों में कैद हो चुके थे। वो इसकी पनाहों में मुकम्मल बेबस थी। जान पूरी तरह से इस पर हावी हो चुका था। इसके दिल के धड़कने धड़कते हुए इसकी सांसों पर अपनी हुकूमत चला रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद वो इससे अलग हुआ। कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा, अपना सामान पैक कर लेना। अब से हम दोनों हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, और ये दीवार जो तुमने हम दोनों के बीच में कायम की, इसका वजूद भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। अब जान अपनी जाना को हासिल करेगा। तैयार हो जब मेरे होने के लिए, मेरी होने के लिए। बस ये आज की रात फिर तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दीवानगी में जियोगी, मेरी जुनून को सोगी, सिर्फ मेरी बनकर होगी। वो इसके करीब से उठने लगा। जाने की घबराहट भी कम हुई, वरना आज तो वो इसकी जान लेने के दर पर था। अब इसकी बातें, लेकिन बाबा, इसकी बातें सुनकर जाना परेशान से कहने लगी। कब से वो इसके चेहरे पर छाई सुर्खी अब जर्दी में बदलने लगी। वो अपने बाप से खौफज़दा थी। अगर कहोगी तो आज ही तुम्हारे बाप से बात कर लूँगा, वरना जब तुम चाहो। लेकिन अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, तुम्हें मेरे पास आना होगा, वरना मैं ये दूरियाँ सिर्फ आज रात बर्दाश्त करूँगा। कल से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। जान का अंदाज़ ऐसा था कि वो इसका कोई बहाना नहीं सुनेगा, जबकि जाना आने वाले वक्त के लिए परेशान थी। अगर इसके बाप को इसके निकाह की खबर लग जाती तो, और इसका दिल तो सोच पर बंद होने लगता था। तो फिर ना कर दी बीबी। तुम इतना डर क्यों रही हो जाना, कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वो इसे गौर से देखते हुए कहने लगा। तो जाना का दिल बेख्तियार धड़का। अब वो इसे कैसे कहती कि इससे ज़्यादा भरोसे से किसी पर नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है जान, लेकिन बाबा की रिएक्शन पता नहीं कैसा होगा, इसलिए डर भी लग रहा है। वो अपने दिल की बात इसके सामने कहते हुए इसके सीने से लग चुकी थी। किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है जाना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वो इसे अपने साथ लगाए मोहब्बत से कहने लगा। आई लव यू जान। जाना के लबों ने पहली बार इन अल्फाज का इस्तेमाल किया। जान ने अगले लम्हे इसे अपने सामने खड़ा किया। फिर से कहो। जान के अचानक कहने पर बेख्तियार नजर झुका गई। ऐसे नहीं, मेरी आंखों में देखकर कहो। वो बेचैन हुआ। क्या कहूँ जान? वो अनजान बनी। वही जो अभी का है। वो घूरने लगी। मैंने तो कुछ नहीं कहा। इसे सताने में इसे मज़ा आने लगा। अच्छा तो ये बात है। इसके मुकरने पर जानने से घूरते हुए कहा। तो वो भी नखरे दिखाती हाँ में सर हिला गई। लेकिन शायद वो ये भूल गई थी कि सामने खड़ा शख्स जान है, जो मिनटों में इसकी जान अज़ाब कर देता था। अगले लम्हे जान ने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींचा और इसे बालों से पकड़ते हुए अपने बेहद करीब किया और इसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जान अपने लफ्ज़ों से मुकर कर पछताई, क्योंकि जान निकाह के दिन वाले अंदाज पे आ चुका था। इसकी सांसों की रफ्तार की परवाह किए बगैर वो इस पूरी तरह से हावी हो चुका था। जाना इसे अपने हाथों की मदद से खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो इसके दोनों हाथ थामे इसकी कमर के पीछे ले गया। होंठ तो पहले इसके जालिम की कैद में थे और हाथ भी कैद हो चुके थे। दिन उनके ही सिलसिला न जाने कितनी देर चलता कि अचानक किसी ने जाने के कमरे का दरवाज़ा बजाया। जान ने इसी अंदाज में इसके लबों को छोड़कर दरवाजे की जानिब देखा। चेहरे पर नागवारी फैली, लेकिन इसके हाथ अभी तक किसी के अंदाज में कैद थे। जान वार्डन होगी। वो रुकी हुई सांसों में बमुश्किल बोली। यहाँ क्यों आई है? वो नागवारी से बोली। मेरा कमरा दोपहर से बंद था, वो परेशान हो गई होंगी। तुम आ जाओ, तुम जाओ, बहुत वक्त हो गया। वो इसे पीछे करते हुए कहने लगी, जबकि इसके हाथों पर जान की गिरफ्त अब बहुत नरम हो चुकी थी। ठीक है, अभी जा रहा हूँ, तुम्हें कल लेने भी तो आना है। इसके अचानक कहने पर नजर चुका गई। चेहरा तो पहले सुर्ख हो चुका था और इसका अंदाज बताया था वो कल इसे लेने ज़रूर आएगा। तो इसकी पल भर की गुर्बत में रहना जाना कि बस से बाहर तक कहाँ वो सारी ज़िंदगी इसे कैद करने का इरादा रखता था। वो मुस्कुराकर इसके बालों को चूमता इसके सुर्ख चेहरे को नज़रों के हिसार में लेकर जिस रास्ते से आया था वापस चला गया। जाना सुकून का सांस लेती दरवाजे की तरफ आई। जाना, तुमने दरवाज़ा बंद क्यों किया? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो सुबह से बहुत परेशान थी। वो जब से आई थी अपने कमरे में बंद थी। तो 2 साल से इन सबका ख्याल रखती, कभी गुस्से से तो कभी बहुत प्यार से बात करती, लेकिन सच यही था वो इन सब लड़कियों की बहुत परवाह करती थी। मैं ठीक हूँ। वो क्या ना कि आज आखिरी पेपर देकर आई तो थकावट की वजह से नींद मुकम्मल नहीं हो रही थी, तो आते ही सो गई। अब थोड़ी देर पहले आँख खुली है। जाना ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन वो मुतमिन नहीं हुई थी। ये सब तो ठीक है जाना, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? वो परेशानी से कहने लगी। जाना सर झुका गया। वो इन्हें कैसे बताती कि ये सारी सुर्खी तो इसके शौहर की शिद्दतों से बख्शी हुई है। माँ सदके जरी जा। जी तबीयत तो मेरी ठीक है, सोने की वजह से आपको लग रहा होगा। जाना ने बहाना बनाया। अच्छा आओ खाना खा लो। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा। तो वो 2 मिनट में मुँह हाथ धोने का कहते हुए वापस कमरे में आई। जान कमरे में नहीं था, लेकिन इसकी खुशबू अभी तक यहीं पर बसी हुई थी। न जाने आज कल क्या होना था। कल तेनू लै जाना उन्हें रुखसत करा के, होर की होना बीबी। बीस्ट केस से जुड़ी एक और लाश मिली है, मतलब कि बीस्ट वापस आ चुका था। आर्यन केस के लिए परेशान था। सारी रात इसे इधर ही रुकना पड़ा। वापस आया तो घर पर ताला लगा हुआ था। इसने परेशानी से एक्स्ट्रा की से दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुआ। सुबह के 10 बज रहे थे। इसने अपने कमरे में कदम रखा तो बेड पर सामने एक पेपर पड़ा हुआ था। अरेश्वर रात से इससे नाराज़ थी। इससे नाराज़गी की उम्मीद रखता था, लेकिन बात इतनी बड़ी नहीं थी कि वो घर छोड़कर चली जाती। इसने पेपर खोलकर पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा था कि पेपर्स के बाद मैं तायबू के घर जाऊंगी, तो मैं जा रही हूँ। वो भी अकेले। मैं पहले भी अकेले जाती रही हूँ, इसलिए मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है। 2 साल मैंने हॉस्टल से घर अकेले ही सफ़र किया। कल रात में घर आ गई थी ये सोचकर कि आप बिज़ी होंगे, मेरी वजह से परेशानी उठाएंगे। आपको मैसेज करके बता दिया था मैंने। अगर आपने अपना फ़ोन चेक नहीं किया तो मेरी गलती आपकी है, मेरी नहीं। इसलिए आइंदा मुझसे इस तरह से बिल्कुल मत डांटिएगा। खुदा हाफिज़।
इस पेपर पर बस यही चंद लाइनें लिखी हुई थी। गुस्सा तो बहुत आया लेकिन रेशवा की नाराज़गी पर मुस्कुरा दिया। इसकी परेशानी का सोचते हुए इसने इसे लेटर भी लिखा था। वो अपना मोबाइल चेक कर रहा था जिस पर रेशवा के कल के आए हुए मैसेजेस थे। मेरी जान, मैं कैसे समझाऊँ, शादी से पहले बात कुछ और थी लेकिन अब बात कुछ और है। मेरे दुश्मन कभी भी मेरे वीक पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में तुम्हें खुद समझाऊँगा। लेकिन पहले तुम्हें मना तो लूँ। इसने सोचा कि वो आज ही से लेने चला जाए, लेकिन नहीं, कुछ दिन पहले इसने रेशवा से वादा किया था वो इसे 2-3 दिन के लिए रहने की इजाज़त देगा। लेकिन वो इससे खफा थी, इसलिए इसने कल ही जाकर इसे मनाने का सोचा था। आर्यन का बार बार फ़ोन आ रहा था जिसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करी थी। तायबू ने भी इसका ये अंदाज़ नोट किया। क्या बात है मेरी जान, आर्यन से नाराज़गी चल रही है? वो पूछने लगे अंदाज में वहीं चाशनी और शफ़क़त थी। इसने मुस्कुराकर हाँ में सर लाया तो इसके अंदाज़ पर मुस्कुरा दिया। मतलब कि मेरी बेटी मेरे बेटे से नाराज़ होकर आई है। इन्होंने अभी मुस्कुराते हुए कहा तो रेशवा ने फिर हाँ में सर लाया, जिसका मतलब था कि बात इतनी बड़ी नहीं है, वो आपस में सब कुछ ठीक कर लेंगे। ना रेशवा पर पूरा यकीन था, वो कभी इनका सर झुकने नहीं दे सकती थी। अभी भी इसका अंदाज़ बता रहा था इन दोनों में सब कुछ ठीक है और अगर कुछ ख़राब होता भी तो वो भनक भी ना पड़ने देती। अच्छी बात है बेटा, नाराज़ होना चाहिए। इससे पता चल रहा कोई आपकी कितनी कदर करता है। इससे हमें भी पता चलता है कि हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इंसान को हमेशा वहाँ रहना चाहिए जहाँ आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हों, आपको समझने वाले लोग हों, वरना तो आजकल की दुनिया इतनी मतलबी कि खून के रिश्ते तक पहचाने नहीं जा सकते। आज की दुनिया में चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले बहुत मुश्किल से नसीब होते हैं। तो DSP साहब दूर कितने जाना है, अपने घर ही देख ला। मेरी बच्ची तो खुशकिस्मत है किसी इतना चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला शख्स मिला। मैं तो हमेशा अपनी बच्चियों की खुशी के लिए दुआएं मांगता हूँ। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा। वो भी वो बातों में मसरूफ थे कि दरवाज़ा बजा। भला इस वक्त कौन हो सकता है? आए मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर आर्यन को खड़ा देखकर खुशी से बाबा को बताने लगी। जबकि इसका नाम सुनते ही रेशवा अंदर कमरे में गायब हो चुकी थी। आखिर वो इससे नाराज़ थी? नाराज़गी तो जतानी थी। सही गल और आके कुड़ी दे सिर ते सान चढ़ी जांदा सी, गलती अपनी सी। अरे आर्यन बेटा, तुम तो 2 दिन भी नहीं रह पाए हमारी अर्शी के बगैर, और एक ही दिन में इसे लेने यहाँ गए। लेकिन इस बार तो मैं कुछ दिन रहने के लिए आई है। जब से तुम्हारे साथ शादी हुई तब से वो ना तो घर आई है और ना ही रुकी है। अब आई है तो 4 दिन रुकने के लिए। वो जले बुरे अंदाज में बोली। वैसे भी जिस दिन इसकी शादी हुई थी वो तो जल कर ही रहेगी। नहीं आंटी, वहाँ काम बहुत है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं, रुकने के लिए दोबारा आ जाएगी। खैर मैं खुद ही से बात कर लूँगा। कहाँ है वो? इसने पूछा तो DSP सर ने मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ इशारा किया और थोड़ी देर में DSP साहब के साथ बैठकर अंदर आ गया। यहाँ अब रेशवा मुंह बनाकर बैठी थी। रेशवा, ये क्या है? तुम मुझे बता कर आ सकती थी। कौन सा मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए मना करता हूँ? अगर अकेले सफ़र करने से मना की तो मतलब कोई वजह ही है ना। मजा ले जो तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हद होती है लापरवाही की। वो आते इस पर चढ़ दौड़ा ले लो। अमन आना ऐसी उन्होंने जो वो रेशवा जो ये सोच रही थी कि इसे मनाएगा, उल्टा हो तो इसे डांटने लगा। एक तो कल का गुस्सा और अब फिर इसका गुस्सा करना। रेशवा की आंखों में पानी ले आया। मैंने कोई तुम्हें यहाँ आने से मना तो नहीं किया जो तुम रोने बैठ गई? अर्शी, बात बात पर आंसू बहाने वाली लड़कियाँ जहर लगती है मुझे। फ़ौरन साफ करो ये आंसू। एक तो सुबह से वो सफ़र करके पागल हो रहा था और एक अर्शी थी जिसके ज़रा से डांटने पर रोने बैठ चुकी थी। और तुम चाहना है कि यहाँ भाई करो तो तुम मनाना है ऐसी। आज के बाद मुझे बिना बताए तुम यहाँ नहीं आओगी, बल्कि बिना बताए कि तुम मेरे बगैर कहीं नहीं जाओगी। उठो जल्दी से, उठ घर चलो। अभी आंटी कह रही थी कि तुम रहने के लिए आई हो। जानती हो ना तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती। मेरी इजाज़त के बगैर कैसे प्लानिंग कर ली तुमने यहाँ रहने की? चलो अब उठो घर चलो। एक दिन घर पे नहीं थी तो कैसा लगा? ऐसा लगा वीराने में आ गया। वो इसे अपने दिल का हाल सुनाता उठ खड़ा। वो इसे मनाना भी तो था, आखिर वो इसे रूट कर यहाँ आई थी। तो जो हूँ तो और मजीद उठा लेता डंगा ज़माने का। अमन आनस आए सी पागल। कमरे में आती ताई अम्मी इसकी आखिरी बात सुन चुकी थी। अरे बेटा, इसे आज यहाँ रात यहाँ रुकने दो। वैसे भी कौन सा ये बोल सकती है जो शोर बजाकर तुम्हारा वीराना ख़त्म करेगी। ताई अम्मी के अंदाजे रेशवा के दिल पर घाव सा बांध दिया। लेकिन वो कौन सा इसके साथ की परवाह करती थी? ताई अम्मी ने जहर उगलते हुए इसे बाबर करवा दिया। वो बोल नहीं सकती। न जाने कि अर्शी की खुशियाँ इनसे देखी नहीं जा रही थी। एक तो गूगी, ऊपर से हस्बैंड पुलिस वाला। वो भी इतना पुरकशिश, काश रेशवा की जगह जिनकी अपनी बेटी होती। ताई ने खे खानी है, हाले भी नहीं सहन इनू। जे चलेगी तेरी जिंदगी चो तो हसदी औरत, सबर कर ला। जान दे जान छड़ दे ओदी लानती औरत। इनकी बात पर आर्यन मुस्कुराया। कौन कहता है ये बोल नहीं सकती? ये तो इशारों से शोर मचाती है। हाँ, ये बात अलग है कि इसकी बातें सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। ताई अम्मी ने अपनी ज़ुबान से जो ज़ख्म इसके दिल पर लगाया था, आर्यन ने बड़ी मोहब्बत से इस ज़ख्म पर मरहम रखा। इसके शौहर, इसका साहिबान इसकी खामोशी में भी इसका शोर सुन सकता था। वो जल्दी से उठी और घर जाने के लिए तैयारी करने लगी, क्योंकि तायबू ठीक कहते हैं, इंसान को वही होना चाहिए जहाँ इसकी कदर हो, जहाँ इसे मोहब्बत करने वाला हो, और इसका शौहर इससे मोहब्बत करता था। चलो छेती गल आ गई अकल शरीफ। लेकिन रेशवा तू मनना नहीं है, ने तेरे सिर ते 2 बारी सान चढ़े है। मैं तेरे नाल आ। आयशा आजकल अपनी माँ के पास ही रहती थी और इसी को संभालने में मसरूफ़ थी। तहा से इसने रब्ता कम कर दिया, बल्कि ना होने के बराबर था। इस दिन के बाद इनकी मुलाकात नहीं हुई। इससे जितना हो सके वो तहा से दूर दूर रहती। तहा के बारे में सब कुछ जानने के बारे से दूर रहना ही बेहतर समझ रही थी। वो इसके लिए एक बेहतर फैसला था, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं, एक एजेंट था। वो बहुत आसानी से इसे कुछ भी उगलवा सकता था। इसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं था। दूसरी तरफ तहा ने भी ये बात नोट कर ली थी। वो भी इससे कम रब्ता रखते ताकि इसे तहा पर शक ना हो, लेकिन वो इसे छोड़ भी नहीं सकता था। अच्छा जी, दिल दा मामला।
ये भी सच था कि वो जो कुछ आयशा जानती थी बीस के बारे में वो कोई नहीं जानता था। इसे आयशा की मदद की ज़रूरत थी, लेकिन वो इसे बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाह रही थी। इसने काफ़ी बार इससे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना कर देती। इसका कतराना इसे भी छुपा नहीं रहा था। सारे मामले में वो कुछ नहीं कर सकता था। इसकी मजबूरी थी, इसे आयशा की मदद की ज़रूरत थी। सिर्फ वही इसे बीस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकती थी। आर्यन और इमरान को लगता था कि सब कुछ इसने सिर्फ अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए किया, लेकिन सच तो ये था आयशा जो कुछ बोल रही थी वो सब कुछ सच था और इस बात पर ताहा को यकीन था। लेकिन वो मुकर क्यों रही है? इसने झूठ क्यों बोला था? क्या इसका ID कार्ड देखा था इसने? हो सकता है वो देखने के बाद वो सबसे अलग होना चाहती हो, या फिर बीच की डायरी में कुछ ऐसा था कि आयशा खामोश हो गई, या डर से, या कुछ और वजह भी तो जो भी थी। लेकिन एक बात जो यकीनी थी कि आयशा बहुत कुछ जानती है बीच के बारे में और वो इसी से मदद लेना चाहता था। देंदी तेन आयशा मदद सवार की तेरी मदद करेगी आयशा। इस वक्त तो बार बार आयशा को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन या तो इसका फ़ोन नज़रअंदाज कर देती, अगर गलती से फ़ोन उठा भी लेती तो इसे ऐसे बहाने बनाती ताया को खुद ही फ़ोन बंद करना पड़ जाता। लेकिन वो कोई रिस्क नहीं उठा सकता, तो वह लड़की थी जो इस केस में मदद कर सकती थी, और अगर वो खौफज़दा थी तो वो खुद इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहा था। लेकिन अगर इसकी खामोशी की वजह कोई और थी तो पता लगाना चाहता था, क्योंकि वो इतने बड़े केस को एक लड़की की बुज़दिली पर नहीं छोड़ सकता था। तो आप मेहनत कर लो, छड़ दो लड़की का पीछा। सिर्फ केस के लिए वो 7 माह से तुर्की के चप्पे चप्पे पर बांसुरी बजा रहा था, और अब जब इसे इस केस की तरफ से कोई सुराग मिल रहा था वो इतनी आसानी से छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब चाहे इसे आयशा के पीछे क्यों ना पड़ना पड़े, लेकिन वे पीछे हटने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। अच्छा, मतलब जब मरासी बने सी केस के पीछे पड़े सी, चलो कोई नहीं। केस भी इंसानों की बना देंदा, कभी मरासी तो कभी कुछ, तो मंगन वाला तो कभी कुछ। जाना सारी रात अपने बाबा के बारे में सोचती रही। पहले सोचा नहीं इन्हें फ़ोन करके सब कुछ बता दे, लेकिन वो खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाती थी। और फिर अपने वादे के मुताबिक अगले दिन जाने से लेने आ गया। वार्डन को इसने बस इतना ही बताया कि अपने घर जा रही है। वार्डन बहुत खुशी से इसे मिली। पिछले 2 साल के दौरान इसने एक बार भी अपने घर का जिक्र नहीं किया था। इसके जाने पर दुख तो हो रहा था, लेकिन अपने घर, अपनी फैमिली, अपने अपनों के बीच में जाने का सोचकर वो इसके लिए खुश भी थी। इसने सारा पेपर वर्क पूरा किया। वैसे भी पेपर्स पर कहीं पर भी जाना के बाप का नाम नहीं लिखा था, और जिस ड्राइवर का नाम लिखा था पिछले साल इनका इंतकाल हो चुका था। बाबा कभी भी हॉस्टल के नंबर पे से फ़ोन नहीं करते, वो हमेशा इसके पर्सनल मोबाइल पर ही फ़ोन करते। तो इस बात को लेकर इसे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन बाबा से चुप कर अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करना कोई आम बात तो नहीं थी। हाय नी, कुड़ी डबल माइंडेड हो ही पई है। हाँ, लेकिन ये सोचकर मुतमिन थी कि जिसकी खातिर वो सब कुछ कर रही है वो एक जायज़ रिश्ता है। जान के साथ इसका रिश्ता इतने पाकीज़ा था जितना मोहब्बत करने वाला का होना चाहिए। अपना सारा सामान पैक करके इसने जान की गाड़ी के पास रखवाया। वो गाड़ी की डिग्गी खोलकर इसका इंतज़ार कर रहा था। इसके हाथ से भी सारा सामान लेकर खुद ही गाड़ी में रखने लगा, और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर आने का कहा। अंदर कहीं ना कहीं घबराहट थी, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला कर दिया था। एक नई ज़िंदगी, जान के साथ मोहब्बत और खुशियों भरा सफ़र, और इस जान पर यकीन था वो सब कुछ ठीक कर देगा। आज नहीं तो कल से इसके बाप भाई इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे। इसे अब हर चीज़ कबूल थी सिवाय जान से जुदाई की। जान की मोहब्बत इसकी रगों में उतरती जा रही थी, और अब वो इसकी मोहब्बत के लिए दुनिया में किसी भी चीज़ को छोड़ने को तैयार थी। जान की मोहब्बत में इसने अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ महसूस की। वो कुछ भी छोड़ सकती थी सवाए जान के, और आज जान इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा था। इसे इसकी हर परेशानी से निकाला था। अगर यहाँ तक का सफ़र तय कर लिया तो आगे कभी कर ही लेना था। मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। सफ़र शुरू हो चुका था। सारा रास्ता आहिस्ता आहिस्ता इसकी मंजिल की तरफ जा रहा था। जान ड्राइविंग सीट संभाल कर इसके घबराए हुए चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। क्या हुआ, तुम तो घबराई हुई लग रही हो, डर लग रहा है क्या? वो इससे पूछने लगा। डर लग रहा है क्या अपने बाबा से? वो पूछने लगा। बाबा से भी और तुमसे भी। तुम भी बहुत अच्छे छोरे इंसान होने वाले हो। वहाँ ले जाकर मेरे साथ क्या क्या करोगे? वो मध्यम से आवाज़ में से कहने लगी। वो जान के इतना बड़ा दिन अपने डर की वजह से ख़राब नहीं कर सकती, इसलिए हल्की फुल्की होकर बोली। तो वो मुस्कुरा दिया। अगर तुम्हारा ये डर मेरी वजह से तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मैं वो सब कुछ सच करने वाला। इसने मुस्कुराते हुए से डराया था। जान, अगर तुमने कल रात की तरह मुझे तंग किया तो तुमसे मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी। उसे धमकाने लगी। कल रात मेरी जान, कल रात तो कुछ भी नहीं हुआ था। होना तो वो है जो आज होगा। कल तो तुमने अपनी जान का सिर्फ एक रूप देखा, आज तो तुम इसकी शिद्दत, इसका जुनून, इसकी मोहब्बत, इसका इश्क सब कुछ देखोगी, बर्दाश्त करोगी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। ज़िंदगी के गुजरते हर लम्हे के साथ मैंने तुम्हें कितना चाहा है। कब कैसे कहाँ मुझे तुमसे इश्क हुआ, कब कैसे कहाँ मेरा इश्क जुनून में बदल गया, कब कैसे कहाँ मेरे दिल में तुम्हें लेने की चाहत की, और आज मैंने तुम्हें पा लिया। और आज की रात जो फासले तुमने हम दोनों के दरमियान कायम किए वो मैं ख़त्म करूँगा। वो कहते हुए गाड़ी अपने घर के बाहर रोक चुका था, लेकिन जबकि गाड़ी रुकते ही इसका दिल गाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़कने लगा। जो वो कहता था वो करता था, बस यही तक जाना की सोचने से बखला कर रख दिया। इसने घर के अंदर कदम रखा तो दरवाजे पर टायर खड़ा इन्हें वेलकम करने लगा। वेलकम प्यारी लड़की। वो इसके सर से चंद नोट वारते हुए मुस्कुराकर इसे अंदर आने का रास्ता देने लगा। इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें वेलकम करे, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त प्लस देवर तुम्हें इस घर में और इसकी ज़िंदगी में खुशामदीद कहता हूँ। खुश रहो। मुस्कुराते हुए इसे दुआएं देता इसे जान के रूम की तरफ ले जाने लगा। ये कमरा आज से तुम दोनों का, हमेशा खुश रहो। वो इसे रूम में छोड़कर बाहर चला गया, जबकि एक बार फिर इसकी खूबसूरत कमरे को देखने लगी, जहाँ इसके अपने चेहरे के अलावा और कुछ नहीं था।
चारों जानिब इसकी तस्वीरें लगी हुई थी। वो एक बार फिर से इन तस्वीरों के खूबसूरत मनाज़र में खोने लगी जब इसे अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। इसने मुड़कर पीछे की जानिब देखा जहाँ जान दरवाज़ा बंद करके इसे देख रहा था। इसे एक ही पल में घबराहट सी होने लगी। इसके चेहरे से उड़ती हवाइयाँ देखकर जान मसरूर सा इसकी तरफ बढ़ा। तो अब तुम मुझसे शर्माओगी? वो एक एक कदम इसकी तरफ उठाकर इसे कन्फ्यूज़ करने लगा। जान, तुम क्या करने वाले हो? इसके कदम अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो इंतहाई घबराहट और मासूमियत से कहती थी। इसे बहुत प्यारी लगी। अब क्या तुम अपनी इतनी मासूम हो जाना? वो उल्टा इसे सवाल करने लगा। जान का नज़र उठाकर बात करना मुहाल हो गया। तुम दूर रहो ना प्लीज़। वो घबराई सी सीधी इसके दिल में उतर रही थी। वो एक ही झटके से इसे अपने करीब बेहद करीब कर गया। आज की रात दूर से कौन बात करता है जाना, बल्कि आज की रात बात ही कौन करता है कि रात दूरियां मिटाने की रूह में उतर जाने की हुआ करती है। आज मैं तुम्हारी रूह में उतर जाना चाहता हूँ। इसकी कमर को मजबूती से थामे इसे बिल्कुल अपने साथ लगाए नरमी से इसके चेहरे के एक एक नक्श को लबों से छूते हुए इसके होंठों पर आकर रुक गया। जाना का दिल तो पहले बेतरतीब था। जिस जान की जसारत ने रही से एक असर भी पूरी कर दी। इससे अपने पाँव पर खड़े रहना मुश्किल लगा, लेकिन जान की पनाहों से आज़ादी एक नामुमकिन काम था। लबों को आज़ादी मिलते वो चेहरा फेर कर अपनी सांसें आसान करने लगी। इसकी शिद्दत बर्दाश्त करना जाना के बस से बाहर था, लेकिन जान की गुस्ताखियों का सिलसिला रुका नहीं था, बल्कि इसकी गुस्ताखियाँ बढ़ती चली जा रही थी। अपने कंधों पर इसके होंठों का लमस महसूस करते हुए जाना वहाँ से भाग जाना चाहती थी। इसने जान से फासला कायम करने की कोशिश की तो जान एक झटके से खुद से लगा लिया। शायद वो आज रात इसकी किसी किस्म की मज़ाहमत को कोई अहमियत देने का इरादा नहीं रखता था। वो इसके पीछे खड़ा इसकी गर्दन से बाल हटा कर वहाँ अपने होंठ रख चुका था। अपनी गर्दन पर इसके गर्म सांसों की तपश महसूस करती जाना बेख्तियार इसकी तरफ मुड़कर इसके सीने से आ लगी। जैसे अब इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। इस वक्त वो पूरी तरह जान के रहमो करम पर खड़ी थी। इसके अपने कदमों पर इतनी जान नहीं थी कि वो खुद अपने बल पर खड़ी भी रह पाती। इसका सारा वजन जान ने बड़ी आसानी से उठा रखा था। अच्छा जी। जान ने खामोशी से इसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में ले लिया और इसे उठाकर बेड पर ले आया। इसके नर्म नाजुक वजूद को बेड पर लटाते हुए इसने अपनी शर्ट उतार के ज़मीन पर फेंकी, जबकि जाना इसके ऐसा करने पर अपना रुख फेर की। इसके यूँ शर्माने पर जान के लबों पर तबस्सुम बिखरा था। जबकि जाना गहरी गहरी सांसें लेती इसकी जसारतों को सहने के लिए खुद को तैयार करने लगी। वो नरमी से अपनी तरफ करता इसके कानों में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, जाना, मुझ पर भरोसा है ना? इसके सवाल पर जाना बेख्तियारी से देखने लगी। तुमसे ज़्यादा अब किसी पर भरोसा नहीं जान। वो इसके चेहरे को देखते हुए दिल की तमाम सच्चाइयों से बोली। जबकि इसका जवाब सुनने के बाद वो बिना रुके इसके चेहरे पर झुका और जा बजा अपने लबों का लमस इसके चेहरे पर छोड़ते हुए इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने लगा। इसकी जाना भी इसकी मोहब्बत के सामने बेबस होकर बहकने लगी। जाना तमाम तर मज़ाहमतें छोड़कर इसकी मोहब्बत को दिल से महसूस करने लगी। चेहरे के बाद इसका लम्स अपनी गर्दन और शारक पर महसूस करते जाना ने अपने हाथों को इसके हाथों में कैद होते पाया। आज़ादी की तमाम राहें बंद होगी और ना ही अब जाना के अंदर आज़ादी की ख्वाहिश थी। इन लम्हात को महसूस करती जान के रंग में रंगती चली जा रही थी। इस वक्त इसके जहन में ना तो कोई डर था ना ही कोई खौफ। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जान इसके दिलो दिमाग पर हावी था। इसे खुद में समेटते हुए इसे मोहब्बत करते हुए वो इसे अपने ही जहान में ले गया और जाना भी खुशी खुशी इसके साथ इसके हमकदम थी। जान इसके नाजुक से वजूद को खुद में समेटे अपने इश्क के सब रंग दिखा रहा था। वो इसके वजूद के साथ इसके दिलो दिमाग पर अपना कब्जा जमाए हुए था। जान ही चाहता था कि इस वक्त वो कुछ भी और सोचे। इसके हर नक्श को चूमते इसने इस जैसे अपने इश्क को जनून की अलग दास्तान सुना रहा था। जबकि इसकी जसारतें बर्दाश्त करने की हिम्मत खुद में ना पाते वो पूरी तरह इसकी कैद में थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरी थी, जबकि इसकी शर्माती घबराती जाना इसकी पनाहों में सोचती चली जा रही थी। रास्ता बिल्कुल खामोशी से गुजरा। आर्यन से आइसक्रीम खिलाई, तब भी वो मुंह बनाकर बैठी रही। आर्यन को इसकी नाराज़गी बहुत लुत्फ़ दे रही थी, लेकिन आज शायद इसकी खफा सी बेवा दूर फिटे मुँह यार इसकी खफा सी बीवी बोलना इससे मुंह लगाने का बिल्कुल इरादा नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी आर्यन ने अपनी खफा सी बीवी को भूखा नहीं रहने दिया। रास्ते में होटल से शानदार डिनर कराया, लेकिन नहीं, वो अब भी नखरे दिखा रही थी। घर आने के बाद भी वो इससे नाराज़ घूम रही थी। आर्यन ने रास्ते में इससे बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन इसका मुँह बना ही रहा। आज तो इशारों में भी दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। इसे अपनी रूठी सी बीवी बहुत प्यारी लग रही थी। वो गाड़ी रोककर कमरे में आया तो नाइट सूट पहने सोने की तैयारी में मसरूफ़ नजर आई। उफ़, मेरी इतनी नाराज़गी मेरी नाजुक सी जान ने कैसे उठा रखी है? वो इसे पीछे से अपनी बाहों में कैद करते मोहब्बत से बोला। इस अचानक हमले पर अरेशवा का दिल बेख्तियार धड़का, लेकिन फिर इसने अपने दिल को समझाया कि आर्यन ने इसे डांटा था और इसे सख्त खफा। अरेशवा कुछ भी भूलना नहीं चाहती थी, लेकिन आर्यन कुछ भी याद नहीं रखना चाहता था। वो डांट ही नहीं, बल्कि वो तो इसे पूरी दुनिया भुला देना चाहता था। वो चाहता था कि इसके अलावा अरेशवा कुछ भी नहीं याद रखे। इसके होंठों का लमस अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए बेबसी होने लगी, लेकिन वो नाराज़ से खुद को समझाया। लेकिन इस मोहब्बत पर ही पनाह गा कर क्या करती। इसने बड़ी मुश्किल से आर्यन के बाहों का हसार तोड़ा। इसे दूर बेड पर आई और आईने अपने ऊपर कंबल ठीक करने लगी। आर्यन ने बड़े गौर से इसके ये मगरूर अंदाज देखे, फिर आगे बढ़ते हुए कंबल खींचकर इसे दूर ज़मीन पर फेंका। रेशवा खफकी भरी निगाह इस पर डाली, जिस पर वो ठठाई से मुस्कुराया। तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम्हारा नाराज़ होना बनता है अर्शी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फरिश्ते सारी रात तुमसे नाराज़ रहे, इसलिए मुझे अपने आप को मनाने दो। लेकिन इंतहाई शरारत से कहता बेड पर इसके बिल्कुल पास आते हुए इसके दोनों हाथों को कैद करके इसके ऊपर आ लेटा।
जिस पर अर्शी को तो इसका अंदाज़ आंखें फाड़े इसे देखने पर मजबूर कर गया। मतलब इसने इसे बेकार में डांटा और फरिश्ते भी इससे नाराज़ होंगे। आर्यन को इसके एक्सप्रेशन पर ध्यान देने का कोई इरादा न था। वो उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले चुका था, जबकि वो भरपूर नाराज़गी का मुजाहरा करने के बाद भी खुद को इसकी कैद से आज़ाद नहीं कर पाई। और फिर आर्यन भी ना रुके, इसे अपनी पनाहों में लेता इसकी तमाम नाराज़गी को हवा कर गया। इसकी खूबसूरत संगत में ना चाहते हुए वो अपनी हर नाराज़गी भुला गई। आखिर इसकी मोहब्बत में रंगी इसकी पनाहों में जीती, वो कब तक इससे नाराज़ रहती। आर्यन इसे मनाने के सारे हुनर जानता था। अच्छा जी, इधर तो आर्यन साहब आके से पहले कुतोकुती हो जाएंगे हर टाइम, उसको बुरा भला कहेगा। बुरा भला तो खैर नहीं किया, लेकिन डांटेगा तो फिर बाद में जाके बना भी लेगा, ना कोई रस्म नहीं या कुछ भी नहीं। क्या जाना कल अपने घर चली गई, लेकिन मुझसे मिले बगैर वो कैसे जा सकती है? और इसने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। वो जाने वाली है। आयशा हॉस्टल आई तो उसे पता चला कि जाना घर जा चुकी है, और आज वो उस डायरी से लेकर जान के घर जाने वाली थी। परसों रात जाना से इसकी बात हुई थी। इसने कहा था जान वापस आ चुका है, लेकिन अब जाना गायब थी तो वो इसे डायरी कैसे लेती? मैं जान के घर जाकर इसे मिलकर इसे पूरी बात बता देती हूँ। जान खुद ही डायरी जाना से ले लेगा। इसने सोचते हुए जान के घर जाने का फैसला किया। अभी वो हॉस्टल से निकली थी कि सामने ताहा को खड़ा पाया। वो जानता था कि वो इसे देख चुकी है और इसे इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकती थी। वॉइस से चलते हुए इसके पास आकर मुस्कुरा कर बोला, कोई कॉफ़ी पीने चले? पैसे मैं दूंगा। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो इसको नॉर्मल करते हुए कहने लगी। आज दिहाड़ी अच्छी लगी है। वो कहीं सारे सिक्के और छोटे नोट इसके सामने लहराते हुए कहने लगा तो आयशा को हंसी आ गई। मतलब तुम साबित कर रहे हो कि तुम भिखारी हो? वो इसके स्टापे को देखते इसके हाथ में पोटली को थामते हुए उछाल कर पैसों का अंदाज़ा कर लगा रही थी। बांसुरी बजाने में मेहनत लगती है आयशा बीबी, एक आसान काम नहीं है। वो इसके साथ साथ चलता कहने लगा, मुझे घर जाना, मामा घर पर अकेली है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, फिर किसी दिन कॉफ़ी पीने चलेंगे। आयशा ने माजरत की। वो कुछ भी नहीं बोला, जबकि वो आगे बढ़ चुकी थी। अभी इसे बिल्कुल वक्त नहीं देती थी, ना ही ज़्यादा बात करती थी, बल्कि हमेशा इसे भागने की कोशिश करती। लेकिन ताहा इसे इस तरह से जाने नहीं दे सकता था। बहुत सोचने के बाद भी इसके पीछे जाने का कोई बहाना ढूंढ नहीं पाया। जब इसकी ज़मीन पर पड़ी बेसख्त किया, ज़मीन पर कुछ पड़ा था देखकर वो बेसाख्ता मुस्कुराया, जैसे अल्लाह ने इसके पीछे जाने का बहाना दे दिया। जितना भागना है भाग लो आयशा, लेकिन मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। वो ज़मीन पर बैठते हुए अपने हाथ में कुछ लेकर मुस्कुराया था। आयशा को डर था कि ताहा इसके पीछे ना आ रहा हो, इसलिए वो जान की तरफ जाने के बजाय अपने घर आ गई। लेकिन दरवाज़ा खोलते इसको इसे अपनी माँ की मुस्कुराती आवाज़ सुनाई दी। आज कई दिनों के बाद इसने अपनी माँ को मुस्कुराते हुए सुना तो इसे खुशगवार हैरत हुई। वो भी मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई, लेकिन मामा के साथ सामने से बैठा देखकर इस हैरत का झटका लगा। मामा भी इसे देख चुकी थी। अर्शी मेरी जान, वहाँ क्यों रुकी? अंदर आओ, देखो तुम्हारा दोस्त आए तुमसे मिलने के लिए। वो मुस्कुराते हुए इसे मुखातिब करने लगी। तुम यहाँ क्या करो? इसे अपने घर में देख कर झटका ही तो लगा था इसे। आंटी मैंने कहा ना, दोस्त वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये तो मेरी दुश्मन है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा तो आंटी भी मुस्कुरा दी। गलत बात है आशी, कितना प्यारा दोस्त है तुम्हारा, ऐसे तो मत कहा करो। बेचारे को देखो, तुम्हारे जूते का हुक गिर गया तो इसे लौटाने इतनी दूर से यहाँ आया। वो अपने हाथ में मौजूद इसके जूते का स्टाइलिश हुक दिखाती कहने लगी, माँ सदके जाए, जुत्ती दे होकर पीछे आ गया, ऐ तो सब तो बड़ा रन मरीज बनेगा, इन्हें आरियान कट जाना। अब तो आयशा को भी हैरत हुई थी। वो सिर्फ जूती का हुक लौटाने यहाँ तक आया था जब इसने ताहा को देखा जिस शरारत से देख रहा हो। फिर बोला, लेकिन इससे नहीं बल्कि इसकी मामा को, आंटी कॉफ़ी। इसकी आवाज़ में बला की मासूमियत थी। आयशा आंखें फाड़े से देखने लगी। हाँ, और कॉफ़ी पीने जाओ। इसके साथ इसे पे मिली है। बेचारा सुबह से तुम्हारी मिन्नतें करे, लेकिन एक तुम हो दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करते। इसे दोस्त किस्मत से मिलते हैं। वो नरमी से डांट रही थी, जबकि इसकी बेचारी सूरत पर आयशा को गुस्सा आने लगा। मामा मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, हॉस्टल जाना तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन कुछ नहीं, दवाई ले चुकी हूँ, अब सोने जा रही हूँ। मैं और रीटा हर वक्त मेरे साथ होती है। मामा ने इसकी तसल्ली करते हुए इसकी बात काटी। इसका बहाना ख़त्म हो चुका था। इसने कहा कि वो गुस्से से ताहा को घूरा, फिर सोचते हुए बोली, कॉफ़ी का टाइम तो ख़त्म हो चुका है, चलो लंच करते हैं। वो भी इस रेस्टोरेंट में वो अपना पैर्स वहीं सोफे पर फेंकते हुए उठकर बाहर आ गई, जबकि आंटी को बाय करता हुआ इसके पीछे है। मेरे पास सिर्फ कॉफ़ी के पैसे हैं, वैसे समझा रहा था। बहुत शौक है ना तुम्हें कॉफ़ी पिलाने का, आज के बाद मुझे तो कभी किसी को कॉफ़ी पिलाने के लायक नहीं रोके। वो इसे चैलेंज करते हुए आगे बढ़ चुकी थी, जबकि इसके अंदाज ने ताहा को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मुझे अभी इजाज़त है, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।